बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय फैसल खान। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है, जो कि हमारे पास BSc फोर्थ सेमेस्टर की HN2 की डिसऑर्डर नंबर 8 भी आती है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस, सिम्पटम, डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन को जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सब ने दूसरी से छोटी सी रिक्वेस्ट की कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास बेसिकली है क्या चीज़? ठीक है, ऑस्टियो हम बोन को कहते हैं और आर्थराइटिस हम जॉइंट्स को कहते हैं और टिस जो है ना उसको इन्फ्लेमेशन को हम टिस कहते हैं। ठीक है, हमारी जो बोन है, हमारे जो जॉइंट्स में बोन है, इसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड में, जो कि हमारे पास मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इससे इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी कार्टिलेज है, हमारी बोन की जो ऊपर जो कार्टिलेज है, जो स्लिपरी टिश्यू से बना है और हमारी बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, तो इसमें अगर कोई डैमेज आ जाए, कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए, मतलब इस बोन की जो जॉइंट्स है इसमें अगर फ्लूइड है वो फ्लूइड मतलब कम हो जाए, या वो फ्लूइड जो है ना वो बहुत मतलब इसमें इन्फेक्शन आ जाए, वो इन्फ्लेम कर गई, तो इससे हमारे जो वो जॉइंट्स है इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है, इससे हमारे पास जो डिसऑर्डर होती है या डिजीज़ होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, etiology and pathophysiology. Non-inflammatory degenerative joints disease characterized by breakdown of cartilage and synovial joints. देखिए, हमारी जो साइनोवियल जॉइंट्स है इसमें हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट हो जाती है। जब वो कार्टिलेज जो है ना वो डिजेनरेट हो जाती है, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, किसी भी तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसकी जो उससे हमारे पास जो डिजीज़ हो जाती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, द एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट नोन बट रिस्क फैक्टर इंक्लूड। इसकी जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है। ठीक है, आइडियोपैथिक है, और इसको जो रिस्क फैक्टर है वो जो है नीचे है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है रिस्क फैक्टर में हेरिडिटी। अगर कोई बंदा जो है ना उससे हम हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी जो दादा है, दादी है, मामा है, मामू है, चाचा है, चचू है, ठीक है, पेरेंट्स है, ठीक है, बहन भाई है, इसकी जो हिस्ट्री लेते हैं कि उसको आर्थराइटिस तो नहीं हुआ। इसमें हम देखते हैं कि उसकी बंदी में जो इतनी हाँ कर दी, तो हाँ ये जो हमारे पास है ये हेरिडिटी है। ठीक है, फिर हमारे पास एजिंग आ जाती है। जब कोई बंदा जो 40 से अबाव होता है तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फीमेल जेंडर जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो हमारे बोन्स की जितनी भी डिजीज़ है वो फीमेल में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो फीमेल जेंडर भी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जो उसको जो बोन्स है उसको फिर जब वो पेनोफाज में पहुंच जाती है तो इसके जो बोन है उस फिर उसमें फिर कैल्शियम वो प्रॉपर नहीं होता, विटामिन डी नहीं होते, और भी जो मिनरल्स हमारे जॉइंट्स में हमारे बोन के लिए जो एसेंशियल है वो प्रॉपर नहीं होती, तो इससे हमारे पास जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। ओबेसिटी भी हमारे पास रिस्क फैक्टर में आती है, या कोई प्रीवियस जॉइंट इंजरी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की बंदी की जॉइंट्स में जो है ना प्रीवियस मतलब इंजरी वगैरह हुई हो, तो इसकी कार्टिलेज जो है ना वो फिर मुतासर हो सकती है बाद में वक्त के साथ साथ। तो ये भी हमारे पास रिस्क फैक्टर है। रिकनेक्शनल और ऑक्यूपेशनल ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स। अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उसका जॉइंट्स जो है ना वो ओवर यूज़ हो जाते हैं, तो इससे हमारे पास जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। ये भी हमारे पास रिस्क फैक्टर में आती है। ठीक है, इस पिक्चर पर आप देख सकते हैं, इस जो है नहीं हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे हेल्थी जॉइंट्स है और राइट साइड पे हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो जॉइंट्स है उधर हुई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो बोन की एंड में हमारे पास जो कार्टिलेज है वो प्रॉपर है। ठीक है, और इसकी जो फ्लूइड्स है उस पिक्चर में तो नहीं है, लेकिन इसके दरमियान भी फ्लूइड्स है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल है। और ये जो दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें जो कार्टिलेज है उसकी जो स्लिपरी टिश्यू से बना हुआ है इसमें डैमेज आ जाती है, तो इससे फिर वो मिसशेपन हो जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, और इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसकी जो फ्लूइड्स है वो भी इफेक्ट हो जाती है, तो इससे हमारे पास जो डिसऑर्डर होती है
जो डिजीज़ होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं, ठीक है। और जब ये बोन जो है ना, इसकी जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये दो बोन के दरमियान जो है ना वो फ्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। और इसकी जो फ्लूइड्स वगैरह है जो कि लुब्रिकेशन या कुशन के काम कर देते हैं वो फिर नहीं होते, तो बोन की जो है ना वो दो बोन एक दूसरे से रगड़ जाती है और इससे एक साउंड प्रोड्यूस पैदा होती है जिसको हम क्रिपेटस साउंड कहते हैं, ठीक है। और इससे फिर हम क्रिपेटस साउंड से फिर हमें पता चल जाती है कि इस बोन में या इस जॉइंट्स में जो है ना हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपने उधर पे देखना होता है, ठीक है। इस पर ये पिक्चर तो आपने देख लिया, ठीक है। इसकी आप साइन सिम्टम क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अकर एसिमेट्रिकली एंड एटॉपिकली इफेक्ट ओनली वन और टू जॉइंट्स। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास जो बोन की जितनी भी डिसऑर्डर होती है, ठीक है, जो कि हमारे जॉइंट्स के डिसऑर्डर होता है, तो फिर वो हमारे सारे बॉडी के जो जॉइंट्स है फिर उसमें पेन हो जाती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है ना वो उस जॉइंट में पेन होगी जिस जॉइंट को उसने इफेक्ट किया है, ठीक है। सारी बॉडी की जो जॉइंट्स है उसमें पेन नहीं होगी। ये भी आप जो है ना नर्सिंग आपने याद रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास जो बोन इफेक्टेड हुआ है सिर्फ उसमें स्वेलिंग पेन ये चीज़ें होगी, बाकी सारी जॉइंट्स जो है ना वो इससे इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और जो अदर आर्थराइटिस जो है ना वो उधर होती है, तो इसमें हमारे जितनी भी जॉइंट्स है वो सारे जो है ना वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। द चीप सिम्पटम और एचिंग पेन विद जॉइंट मोमेंट एंड स्टिफनेस विद लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी। इसकी जो चीप सिम्टम है वो हमारे पास एचिंग पेन है, ठीक है। जब आप मूवमेंट करते हो आपकी जॉइंट्स जो है ना उस पर मूवमेंट हो जाती है, तो इससे फिर एचिंग पेन बंदे को महसूस होती है, ठीक है। स्टिफनेस होती है और उस जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो फिर लिमिट में होती है, ठीक है। वो अपने जो मोमेंट है वो फिर एक हद में कर देती है, ठीक है, उससे आगे पीछे नहीं जाती, ठीक है। उसकी जो मोबिलिटी है वो फिर लिमिटेशन होती है, ठीक है। उसमें जो है ना वो अपने मोमेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, उसकी डिग्री ऑफ एंगल ऑफ मोशन जो है ना वो फिर वो नहीं रहती जो कि एक हेल्थी मैन का होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है हमारे जो हैंड है, हमारी जो नी है, हमारे जो हिप है एंड स्पाइन, इसमें बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जॉइंट्स में भी डिफॉर्म और न्यूड्यूल में भी प्रेजेंट, ठीक है। जो कि हमारे जो जॉइंट्स है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, रेडनेस हो जाती है, हीट उधर वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। ये भी एक साइन सिम्टम है और इसमें न्यूड्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूड्यूल्स क्या है, न्यूड्यूल्स हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ हम उसे कहते हैं, ठीक है। उसको हम दूसरे अल्फाज में बोन स्पॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। बोन स्पॉर्स में हमारे पास जो हमारे बोन है उसमें फिर क्या हो जाते हैं बोन स्पॉर्स में हमारे जो बोन है फिर उधर पे जो है ना वो इसकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। बोन स्पॉर में इसकी अब डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले आपने पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री लेना है, ठीक है, और फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपने देखना है टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं हुई है, वो जगह जो है ना वो गर्म है कि नहीं है। आप जब उसको टच कर देते हैं तो बंदी को पेन तो महसूस नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सरे करना है। एक्सरे में तो आपको जो कार्टिलेज है वो नज़र नहीं आ जाती, लेकिन जो हमारे जॉइंट्स की जो स्पेस है वो फिर आपको मतलब प्रॉपर देख सकती है कि इसकी जो स्पेस है वो कम हुई है ज़्यादा हुई है, तो इस तरह से आपको ऐसी पता चल जाती है। आर्थरोसेंटेसिस हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसमें हम नीडल के ज़रिए उसकी जो फ्लूइड्स है, साइनोवियल फ्लूइड्स है, उसको हम निकाल लेते हैं और उसको फिर एग्जामिन करते थे कि इसमें क्या इन्फेक्शन वगैरह आ जाती है कि नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर उसमें देखते हैं, ठीक है। केयरफुल analysis of the location, duration and character of the joints, symptom and appearance of the joint help in diagnosis ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए आपने उसकी लोकेशन को देखना है। पेशेंट की जो कंप्लेन है आपने देखना है कि ये हमारे पास हैंड में है, हिप में है
ठीक है, स्पाइन में है और किस नी में है, किस जगह में है। ठीक है, आपने लोकेशन को देखना है, फिर आपने उनसे पूछना है ड्यूरेशन के बारे में है कि ड्यूरेशन के बारे में पूछना है, जॉइंट्स के जो सिस्टम है वो फिर आपको इस तरह से आपने पेशेंट से पूछना है कि किस जगह पे है, कितनी देर से है, कितने टाइम के लिए है। ये तो अपनी डायग्नोस में आपके लिए काम आ जाती है, हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट में हम जो है ना पेन, उसके जो पेन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए जो हमारे पास एनसेड वगैरह होती है वो देती है पेशेंट को, ताकि उसकी जो पेन है वो उससे छुटकारा हासिल कर सकती है। ठीक है, स्ट्रेंथिंग एंड अलाउिंग एंड लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज। और आपने उसके जो मतलब जो जॉइंट्स है उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देनी है। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज दे के जो तो उसकी जो मसल्स है वो फिर उसकी जो मसल है वो फिर अपने स्ट्रेंथ जो है ना वो पाएगी और उसकी जॉइंट्स जो है ना वो फिर पावरफुल हो सकती है। ठीक है, इससे वेट रिडक्शन इफ द पेशेंट इज ओवर वेट। अगर आपके पास जो पेशेंट है उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपने देखा कि बंदा जो है ना ये ओवर वेट है, तो आपने उसको कहना है कि आपने अपनी जो वेट है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट फंक्शन। और आपने जो पेशेंट है उसके जो जॉइंट की फंक्शन है उसको आपने मेंटेन रखना है। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज के, प्रॉपर मेडिसिन के ज़रिए इसकी आपकी जो है ना ये चीज़ें करनी है। ठीक है, सैलिसाइक्लेट, एसिटामिनोफेन और एनसेड में भी यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हम उधर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसिटामिनोफेन इज डोज ऑफ 1000 mg अप टू 3000 mg पर डे। आपने एसिटामिनोफेन जो है ना पेशेंट को 1000 mg से लेकर 3000 mg तक देनी है। ठीक है, मतलब अगर आप 1000 mg डोज देते हो तो आपने टीआईडी में जो है ना उसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट विथ माइल्ड टू मॉडरेट क्रॉनिक जॉइंट पेन, अगर इसकी जो माइल्ड टू मॉडरेट मतलब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा जो अगर उसको क्रॉनिक जॉइंट्स पेन है तो आपने उसको जो डोज है वो ज़्यादा कर सकती है अप टू 3000। अगर 3000 से आप उसको बहुत ज़्यादा कर देती है तो फिर ये आपकी लीवर पे जो है ना उसको डैमेज करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है ना उधर पर कार्टिसोल इंजेक्शन जो है ना आप उधर लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो फिर उससे मतलब जो है ना वो इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कम हो जाए। हाँ, इधर पर भी लिखा है कार्टिसोल इंजेक्शन इनटू द आर्थराइटिक जॉइंट में बी परफॉर्म एप ओरल मेडिकेशन डज नॉट कंट्रोल द प्रॉब्लम। अगर आपने पेशेंट को जो है ना ओरल मेडिकेशन दे रहे हो और उससे बंदा जो है ना वो मतलब उसकी हालत में बेहतरी नहीं आती, तो आपने कार्टिसोल इंजेक्शन उस पॉइंट पर जॉइंट्स पर आपने कार्टिसोल इंजेक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज फॉर जॉइंट मोबिलिटी एंड इनकरेज। आपने पेशेंट को इनकरेज करना है और उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करना है ताकि उसके जॉइंट की जो मोबिलिटी हो वो प्रॉपर तरीके से वो अपना मूवमेंट जो है ना वो कर सके। ठीक है, सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी परफॉर्म टू रिड्यूस सीवियर पेन एंड इम्प्रूव मोबिलिटी। अगर जॉइंट्स जो है ना वो मेडिसिन वगैरह से नहीं होती, ठीक है, तो और एक्सरे वगैरह से नहीं, एक्सरे वगैरह में आपने देख ली जो जॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और जो मतलब बोन है वो बहुत ज़्यादा डिजेनरेशन उसकी हुई है। ठीक है, तो आपने फिर उसको जो सर्जरी जो है ना वो करनी है, आर्थ्रोप्लास्टी करना है, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, द हिप एंड द नी आर द मोस्ट कॉमन साइट और जॉइंट रिप्लेसमेंट रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। और हमारी जो हिप और नी है ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आपने एमसीक्यूज के लिए ये दो याद रखनी है, हिप एंड नी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो हैंड है इसमें भी हो सकती है और जो हमारे पास स्पाइन है इसमें भी हो सकती है, लेकिन जॉइंट की जो रिप्लेसमेंट है वो हमारे पास हिप एंड नी में हो सकती है। ठीक है, ग्लूकोसामिन एंड कॉन्ड्रोट्रिन 1500 mg पर डे। आपने इस पेशेंट को जो है ना अगर ये हमारे पास
500 mg में आ जाती है, तो आपने TID में पेशेंट को जो है ना ये देना है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है। इससे जो हमारे जो साइनोवियल जॉइंट में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होती है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है, तो ये इसमें भी ग्लूकोसामिन और कार्निटिन में वो भी प्रेजेंट हो जाती है। तो ये अब पेशेंट को दे सकती है, तो फिर इसके जो जॉइंट्स है वो फिर इससे भी थोड़ा मतलब अच्छा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना आपने याद रखना है कि इसके साथ आपने ब्लड थिनर जो है ना वो वगैरह नहीं देना। अगर आप इसके साथ ब्लड थिनर वगैरह दे जाती है तो ये इसके साथ इंटरेक्शन कर जाती है और फिर पेशेंट में जो है ना ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ग्लूकोसामिन एंड कार्निटिन के साथ ब्लड थिनर को नहीं देना, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास ब्लीडिंग को काज कर देती है, ठीक है। योगा, मसाज एंड कैप्साइसिन क्रीम 4 टाइम्स पर डे। आपने जो है ना योगा और मसाज और ये जो क्रीम है आपने उसको पेशेंट को 4 टाइम्स देना है, ताकि उसकी जॉइंट की जो मोबिलिटी है, उसको जो स्वेलिंग है, इसकी जो पेन है वो फिर ख़त्म हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, टीचिंग द पेशेंट टू बैलेंस एक्सरसाइज एंड रेस्ट। आपने पेशेंट को जो है ना टीच करना है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग करना है, उनको बताना है कि आपने अपने एक्सरसाइज और रेस्ट का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। रेस्ट भी प्रॉपर करना है और एक्सरसाइज भी प्रॉपर तरीके से करना है। द पेशेंट शुड अवॉइड प्लेसिंग स्ट्रेस ऑन अफेक्टिंग जॉइंट्स। और आपने पेशेंट को बताना है कि आपकी जो जॉइंट्स है ये इतना काबिल नहीं कि आप इतना इस पर मतलब वो वज़न वगैरह डालें, तो आपने इसको जो है ना इसकी बहुत ख्याल रखनी है, इस पर कोई प्रेशर या कोई लोड वगैरह ना पड़े। तो आपने पेशेंट को ये बतानी है। सजेस्ट द यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। और आपने पेशेंट को जो है ना असिस्टिव डिवाइस जो है ना वो सजेस्ट करनी है, ताकि वो पेशेंट के जो मोमेंट है उसमें इसकी हेल्प कर दे, ठीक है। इंस्ट्रक्ट एंड मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन एंड encourage the patient to maintain weight within the normal limits। और आपने एक पेशेंट को जो है ना उनको इनकरेज करना है कि आपने अपनी वेट को जो है ना उनको मेंटेन रखना है। अगर बंदा जो है ना वो ओवर वेट है, तो आपने उसको बताना है कि आपने वो अपनी वेट को जो है ना उनको कम करना है, ठीक है। इसके अलावा आप हीट एंड कोल्ड जो है ना उसको थेरेपी भी दे सकती है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड दोनों दे सकती है, क्योंकि उसमें हमारे जो पेन है वो रिलीव हो सकती है, लेकिन हीट में हमारी जो स्टिफनेस है वो भी रिलीव हो सकती है। और अगर आप कोल्ड थेरेपी दे रहे हो मतलब 4 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, तो इससे हमारा जो कोल्ड है उसमें पेन भी रिलीव हो सकती है एंड मसल स्पाज्म भी उससे रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। इमेजरी, रिलैक्सेशन एंड डाइवर्जन आर हेल्पफुल टू रिड्यूस पेन। और आपने पेशेंट को जो है ना वो रिलैक्सेशन और काउंसलिंग वगैरह करना है, ताकि उसकी जो पेन है वो उससे छुटकारा हासिल करे, ठीक है। आपने जो पेशेंट की जो मतलब काउंसलिंग है वो प्रॉपर तरीके से करना है, ताकि वो स्ट्रेस से या उसकी जो जॉइंट की जो पेन है वो इसका जहन जो है ना वो दूसरी तरफ पे हो जाए, तो आपने ये करना है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में रिलीव पेन एंड डिसेबिलिटी ऑफ द नी। अगर आपकी नी में जो है ना वो मसला है नी जॉइंट्स में, तो आपने क्वाड्रिसेप्स जो हमारे जो फीमर की ऊपर हमारे थाई की जो मसल है उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ताकि जो पेन है वो इससे रिलीव हो सके और आपकी जो डिसेबिलिटी अपनी है इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपकी जो नी मूवमेंट्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो आपने ये सब करना है। तो इससे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, मेहरबानी।